देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। और इसमें जो है वेक्टर्स को हम ये देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट को मैं एल डी बोल के चलूंगी। अगर मैं एल डी बोल रही हूँ इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट की बात हो रही है, और अगर मैं एल आई बोल रही हूँ इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब वेक्टर्स बच्चों, वेक्टर्स देखो, कोई भी एन कंपोनेंट्स अगर हैं किसी भी क्वांटिटी के, उनको हम बोलते हैं एन वेक्टर्स। मान लिया जैसे ये है मेरे पास x1 x2 अप टू xn, ये है एन टप्पल ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया आपके पास, वेक्टर है ये, जिसमें कंपोनेंट कितने हैं, एन। ठीक है, अगर मैं इन्हीं को इस फॉर्म में लिख दूं, मैट्रिक्स की फॉर्म में, x1 x2 और यहाँ पर अप टू xn, तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स बनी है बच्चों, वन क्रॉस एन, नंबर ऑफ रोज वन और नंबर ऑफ कॉलम्स एन। तो ये आपकी रो मैट्रिक्स है, और ये भी, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, एन जिसमें एन वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये x1 x2 अप टू xn ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं इस तरह से लिखूं दो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स बन गई, कॉलम मैट्रिक्स बन गई। ये भी क्या है, आपके वेक्टर्स हैं। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे जो वेक्टर्स उसने दे रखे हैं, जितने भी वेक्टर गिवन है, वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये काम है हमारा। अब अगर आप इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप जब इन कोई भी ऑपरेशन लगाओगे ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सेम ऑपरेशन रहेंगे जैसे हम मैट्रिक्स पे लगाते थे। ठीक है, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते थे, मान लिया एक वन क्रॉस एन की और मैट्रिक्स ले ली, तो हम ऐड करते थे, तो फर्स्ट ये जो है ये इसी के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड हो जाएगा। मान लिया एक और है मेरे पास y1 y2 अप टू yn, एक और मैट्रिक्स है। ठीक है, तो किस तरह से ऐड होंगे दोनों, x1 प्लस y1, फिर सेकंड जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, x2 प्लस y2, ऐसे ही होता था ना। तो सिमिलरली अगर यहाँ पर भी एक और टप्पल लिख दिया मैंने, सेकंड क्या टप्पल लिखा, मान लीजिए ले लिया y1 y2 अप टू yn, ये ले लिया, और मैं कहूँगी इन दोनों जो भी आपके ये एन वेक्टर ये है और एक ये है, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड सेम जो मैट्रिक्स में जिस तरह से ऐड होते थे वैसे ही यहाँ पर ऐड होते। ठीक है, कैसे ऐड करोगे, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 है ना, और फिर अप टू xn प्लस y। ये तो थे बेसिक ऑपरेशंस जो लगेंगे, जो मैट्रिक्स पे लगते हैं, सिमिलरली इस पे लग जाएंगे। ठीक है, अब LD और LI क्या होता है, वो डेफिनेशन आती है नेक्स्ट। तो लीनियरली अगर आपके पास n वेक्टर्स हैं x1 x2 अप टू xn, और मैं कह रही हूँ कि ये जो वेक्टर्स है ना, ये LD है, लीनियरली डिपेंडेंट। कब होंगे, इफ देयर एग्जिस्ट नंबर C1 C2 अप टू Cn। अगर आपको ऐसे नंबर्स मिल जाए, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट नंबर्स ये सच दैट, कि जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप करो ना बच्चों, वो आपकी जीरो आ जाए। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस अप टू Cn xn इज इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखो LD की डेफिनेशन में क्या कहा गया है बच्चों, आपके पास ये वेक्टर्स हैं और मैं कह रही हूँ कि ये वेक्टर्स LD हैं, तो ये LD कब होंगे, इफ देयर एग्जिस्ट नंबर्स C1 C2 अप टू Cn, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, सच दैट कि जो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस अप टू Cn xn, वो जीरो आ जाए। ठीक है, ये है डेफिनेशन, लिखी हुई है बुक में, देख लो। द वेक्टर्स x1 x2 अप टू xn
are said to be linearly dependent if there exist n numbers C1, C2 up to Cn, not all zero, such that their linear combination is equal to 0. ठीक है, डेफिनेशन आ गई सबको समझ। बाकी एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा सबको। ये थी आपकी एल डी की डेफिनेशन। उसके बाद आती है बच्चों एल आई की डेफिनेशन, लीनियरली इंडिपेंडेंस की। लीनियरली इंडिपेंडेंस कब कहेंगे वेक्टर्स को? इफ देयर एग्जिस्ट एन नंबर C1, C2, C अप टू Cn सच दैट द रिलेशन, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रही है ना, तो इस बात का मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल केस है कि सारे के सारे जो नंबर हैं, जो कांस्टेंट आपने लिए C1, C2 अप टू Cn, वो सारे 0 हैं। बस एक ही पॉसिबल केस होगा। तो उस केस में जो वेक्टर्स हैं आपके, वो क्या बन जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो डेफिनेशन है एलडी की। इन वेक्टर्स को हम बोलेंगे एलडी। ठीक है, द वेक्टर्स x1, x2 up to xn are said to be linearly dependent if there exist numbers C1, C2 up to Cn, not all zero, such that C1 x1 plus C2 x2 plus up to Cn xn is equal to 0. ठीक है, दूसरी चीज है एल आई, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब एन वेक्टर्स लेके चले x1, x2 अप टू xn, ये एन वेक्टर्स हैं बच्चों। इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? एल आई। इन वेक्टर्स को हम एल आई कहेंगे। कब कहा जाएगा? अगर आपके पास नंबर एग्जिस्ट करें C1, C2 अप टू Cn सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन कौन सी? C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस अप टू Cn xn इज इक्वल टू 0। ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है ना, इस बात का मतलब ये है यहाँ पर कि जो C1, C2 अप टू Cn जो कांस्टेंट है ना, वो सारे 0 होंगे। बस एक ही पॉसिबल केस है, 0 ही आएंगे, तभी इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स क्या क्या कहे जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में एक ही चीज है कि अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुई, इस बात का मतलब ये है कि सारे के सारे जो ये नंबर्स है C1, C2 अप टू Cn, ये सारे 0 होंगे। 0 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिल सकता जो इस चीज को, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 बना दे, अगर वेक्टर्स एल आई है। क्लियर डेफिनेशन दोनों? ठीक है, अब देखो वर्किंग रूल लिखा हुआ है आगे। वर्किंग रूल है बच्चों, बिल्कुल आसान है। जिसने एक्सरसाइज 2.2 कर ली और 4th चैप्टर कर लिया ना, वही है बस। उसके लिए सिर्फ उसको एल डी और एल आई, ये दो डेफिनेशन समझनी थी, बाकी पूरा का पूरा वही है। देखो वर्किंग रूल लिखा हुआ है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से ही बताती हूँ। ठीक है, फिर वर्किंग रूल पे आएंगे। देखो आपके पास फर्स्ट गिवन है 1, 2, 3। एक तो ये वेक्टर दे दिया उसने, जो हम x1 लिखते थे, वो ये दे दिया 3 टर्म। ठीक है, उसके बाद 2, 2, 0, एक ये दे दिया, ये हमारे पास x2 है, 3 टप्पल ही है। हमें दिखाना है शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म ए एल आई सेट, मतलब कि ये जो आपको सेट दिख रहा है वेक्टर्स का, 2 वेक्टर्स है यहाँ पे, एक x1 और एक x2, ये एल आई है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट बनने के लिए क्या होगा बच्चों, कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर C1, C2 एग्जिस्ट करें सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो, तो इस बात का मतलब ये है कि C1 और C2 दोनों 0 ही होंगे जब आप निकालोगे तो। ठीक है, यही थी एल आई की डेफिनेशन, अभी बताई थी। तो यहाँ से जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो क्या आएगा प्लस C2 x2 2, 2, 0 इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या आएगा जब दोनों को ऐड कर रहे हो? जैसे 2 मैट्रिक्स थी आपके पास, मैंने बताया था ना आपको, मान लिया एक है 1 क्रॉस 3 की और दूसरी भी है 1 क्रॉस 3 की। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आता है आपके पास?
मैट्रिक्स ही आएगी ना, 1 क्रॉस 3 की ही आएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी तो वही चीज़ है ना बच्चों, अगर ये 3 टप्पल है, ये भी 3 टप्पल है, जब ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, 3 टप्पल ही आएगा। तो अगर 0 लिख रहे हो इस बात का मतलब ये है यहाँ पे कि ये 3 टप्पल ही आएगा बच्चों, ये ठीक है। अब उसके बाद देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C1, फिर यहाँ पे 2C1, फिर 3C1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2C2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, 2C2 और C2 की 0 से मल्टीप्लाई की तो 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0। अब दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करना है, मैंने बताया था जैसे मैट्रिक्स में एडिशन होता है, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, C1 प्लस 2C2, ठीक है, फिर 2C1 प्लस 2C2, फिर 3C1 प्लस 0, ये आ जाएगा 3C1 इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब ये जो है 3 टप्पल ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये इसके इक्वल हो 0 के इक्वल, ये इसके इक्वल हो 0 के इक्वल, और ये जो है ये इसके इक्वल हो, मतलब 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो कर दो इक्वेट, यहाँ से इक्वेट करवाओगे तो क्या आएगा आपके पास C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, एक आएगा यहाँ से 2C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा 3C1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो डायरेक्ट C1 की वैल्यू निकल गई बच्चों, C1 आ गया 0। अब C1 0 आ गया तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, ठीक है। वहां से आपका C2 भी क्या आ जाएगा 0, या यहाँ से निकाल दो। अब C1 और C2 दोनों 0 आ गए, ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन हो सकता है, नहीं। अब देखो ये सॉल्यूशन हमने निकाल लिया यहाँ से, एक तो ये चीज थी। दूसरे बच्चों अब आप ध्यान दोगे तो जब मैंने आपको 4th चैप्टर कराया था तो 4th चैप्टर में क्या था, अगर मैं यहाँ पे C1 C2 की जगह पे x y ले लूँ तो बताना मुझे क्या इक्वेशन बनी है, x प्लस 2y यही है ना। वैसे तो C1 C2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वहां से आपको कनेक्ट करना चाह रही हूँ इसलिए मैंने चेंज किया x y में। अगर ये वाली इक्वेशन है तो ये क्या बन गया आपके पास, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बन गया है, और बिल्कुल आसान है ना। तो 4.2 का क्वेश्चन तो आपको आता है सोल्व करना। यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, बस ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर यूनिक सॉल्यूशन आया तो हमें पता है 0 इसका सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन आया तो 0 0 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। और 0 सॉल्यूशन आते ही तो मतलब यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू से 0 ही है। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है तो इसका मतलब C1 और C2 दोनों 0 ही हैं आपके, तो इसका मतलब जो गिवन वेक्टर्स हैं वो Li, ठीक है। और अगर आपको एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल गया, इस बात का क्या मतलब होगा कि जो वेक्टर्स हैं वो LD, ठीक है, क्योंकि LD में यही था ना कि नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे थे C1 C2 अप टू CN नॉट ऑल 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको आ ही गया होगा समझ। उसके बाद तो बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया ये, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी कौन सा, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बन गया ये। उसके बाद उसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। एक मेथड तो हुआ ही, मर्जी आपकी ऐसे कर सकते हो या फिर जो ये वेक्टर लिखे हुए हैं ना बच्चों, इनको आप एक मैट्रिक्स बना लो। और मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, जैसे ये फर्स्ट वेक्टर लिखा हुआ है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो इसके एलिमेंट्स को, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में लिखोगे तो क्या आएगा 1 2 3, इसको आप लिख दो सेकंड कॉलम में,
ये बन गई मैट्रिक्स आपकी। ठीक है, अब आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेना है आरएफ में। आरएफ में कन्वर्ट करना आता है रो इक्लन फॉर्म में। इसको आरएफ में कन्वर्ट करो, आरएफ में कन्वर्ट करके इसकी रो रैंक निकालो। ठीक है, अगर रैंक आई नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, अगर रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ गई तो इस बात का मतलब जो आपके वेक्टर्स हैं वो हैं Li, और अगर रैंक आई लेस देन नंबर, इसका मतलब है जो वेक्टर्स गिवन है वो है आपके Ld। ठीक है, दोनों ही मेथड है, आप कौन से भी मेथड से कर सकते हो। इसको आरएफ में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों देखो, आरएफ में कन्वर्ट करने से पहले ही मुझे पता है इसकी रैंक 3 तो आ ही नहीं सकती, 3 तो आ ही नहीं सकती है ना, इसकी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है ना। चलो करते हैं आरएफ में कन्वर्ट। आरएफ में कन्वर्ट करोगे तो बच्चों फर्स्ट नॉन जीरो रो यही है, इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 ही है, ये इसका पिवोट हो गया फर्स्ट रो का। ठीक है, अब हमें पता है अगर आप आरएफ में कन्वर्ट करते हो तो फर्स्ट रो का पिवोट यहाँ आया है ना, तो सेकंड रो का पिवोट इसके राइट में आएगा। तो राइट में आएगा तो इस पोजीशन पे भी नहीं हो सकता, इस पोजीशन पे भी नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे आएगा इस वाली पोजीशन पे, है ना। और इस वाली पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे कैसे आएगा बताओ। देखो बच्चों, उसके बाद आरएफ में कन्वर्ट करना है ना हमें, तो आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे तो पिवोट आ नहीं सकता, पिवोट यहाँ पे आ सकता है अगर आएगा तो, अगर ये नॉन जीरो रो हुई तो इस एलिमेंट को तो जीरो बनाएंगे। अब इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए क्या लगाओगे आप, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे। कौन सा ऑपरेशन, 2 - 2 0 होता है ना। तो ये 2 है, इसको आप -2 से मल्टीप्लाई करो R1 को और इसमें ऐड कर दो, तो आप R2 पे ऑपरेशन लगाओगे, क्या R2 - 2 R1। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाओ, बताओ क्या आएगा, 0 - 2। ठीक है, और यहाँ पर इस वाली एंट्री को भी जीरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर थर्ड रो भी नॉन जीरो हुई तो यहाँ पर तो पिवोट आएगा नहीं। यहाँ पर पिवोट कब नहीं आएगा, जब ये जीरो बने। और ये है 3, तो 3 - 3 जीरो बनेगा, ये 3 है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, तो R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगाओगे बताओ, R3 - 3 R1। अब यहाँ पर ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो ये जीरो बन गया, यहाँ पे -6 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ऑपरेशन एक और लगते ही ये जीरो बन जाएगा। कैसे बनेगा बताओ, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, ये एलिमेंट भी जीरो बन जाएगा। ये लो बना दिया मैंने यहीं पे जीरो। उसके बाद इसको 1 बना सकते हो, -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 1 बन जाएगा। और इसको 1 क्यों बना रहे हैं पता चल गया, क्योंकि पिवोट एलिमेंट बन रहा है ना ये। तो फर्स्ट रो, फर्स्ट नॉन जीरो रो है, उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, ये पिवोट हो गया। अब सेकंड नॉन जीरो रो ये रही, उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये रहा, 1 ही बना लिया हमने, ये पिवोट हो गया सेकंड नॉन जीरो रो का। अब उसके बाद थर्ड तो जीरो रो है तो कोई पिवोट आएगा ही नहीं। अब आरएफ में ये कन्वर्ट हो चुकी है। आरएफ की मैंने 3 कंडीशन बताई थी, जिस बच्चे को आरएफ में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा वो पीछे वाली वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको अभी बता दी, आपको हर नॉन जीरो रो देखनी है, उसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट देख लेना है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर कोई जीरो रो आ रही है इसमें तो वो सबसे नॉन जीरो रो से नीचे होनी चाहिए ना, तो नीचे ही है इसमें। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि जो पिवोट है ना, जैसे यहाँ पर पिवोट है वो अपने पहले वाली रो की पिवोट से राइट में आएगा, तो यहाँ पर राइट में है। तो तीनों कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है आरएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। आरएफ में कन्वर्ट होने के बाद बच्चों आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देख लेनी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है, तो रैंक आ गई ए की 2। किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब जो गिवन वेक्टर्स हैं ये क्या है आपके गिवन वेक्टर्स Li है। ठीक है, और Li होने का मतलब है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो बन रही है ना, इस बात का मतलब है कि दोनों के दोनों कांस्टेंट जीरो ही आएंगे आपके, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, 2 मेथड से बताया मैंने आपको, अगर पहले वाला मेथड लगाते हो तुम तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन बन जाएगा, कर सकते हो आप सब। अगर इस वाले मेथड से कर रहे हो बच्चों तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है,
ठीक है, कर लोगे क्या नया है? ठीक है, ये है 2 मेथड। आप देख लो तुम इसमें वर्किंग रूल में, आप देख लो एक बार। वर्किंग रूल है, अगर आपके पास n वेक्टर्स गिवन है और आपको ये चेक करना है कि वो n वेक्टर्स LD हैं या फिर LI हैं। वर्किंग रूल, अगर x1 x2 अप टू xn ये n वेक्टर्स दे रखे हैं और आपको ये चेक करना है ये LD है या फिर LI है, तो उसके लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है आपको n स्केलर्स ले लेने हैं बच्चों, C1 C2 अप टू Cn, ठीक है, सच दैट, और पुट कर दो यहाँ पर C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आपने स्केलर्स लिए हैं C1 C2 अप टू Cn, ठीक है, और जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनी है उनकी हेल्प से उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप है बच्चों, यहाँ से सोल्व द सिस्टम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 C2 अप टू Cn। इस सिस्टम को सोल्व करो और जो ये स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लो। यहाँ से आपको C1 निकालना है, C2 निकालना है, जो स्केलर्स है ना वो निकालने हैं। सेकेंड स्टेप, ठीक है, जब आप इन इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके स्केलर्स की वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू निकाल लेनी है। थर्ड स्टेप ये रहेगा, अब वो वैल्यू हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया हो इसका, जो ये सिस्टम आया है आपका, हो सकता है इसका यूनिक सॉल्यूशन आया हो, और इसका यूनिक सॉल्यूशन अगर आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन तो हमें अलग से ही दिख रहा है, निकालने की जरूरत ही नहीं। अगर सारे स्केलर्स तुम 0 ले लो तो सेटिस्फाई हो रही है ना इक्वेशन। C1 C2 अप टू Cn सारे ही स्केलर अगर आप 0 पुट कर दो तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब 0 सॉल्यूशन तो इसका सॉल्यूशन बन ही रहा है। अगर सिर्फ जीरो सॉल्यूशन ही इसका एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर जो ये वेक्टर्स हैं वो आपके LI हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है इफ C1 0 C2 0 अप टू Cn 0 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ वन, इज द ओनली सॉल्यूशन। ये ध्यान रख लेना बच्चों, सिर्फ यही अकेला सॉल्यूशन अगर है ना ऑफ वन, देन जो गिवन वेक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे आपके LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो जो वेक्टर्स हैं आर LI, ये स्टेप है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे क्या है बच्चों, हो सकता है जब आपने इस सिस्टम को सोल्व किया हो तो सोल्व करने के बाद एक नॉन जीरो सॉल्यूशन आपको मिल गया हो, मतलब कम से कम एक, जो ये C1 C2 अप टू Cn है इनमें से एक स्केलर नॉन जीरो आ गया हो कम से कम। अगर एक स्केलर नॉन जीरो आ गया तो इस बात का मतलब है हमें उसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके LD, लीनियरली। आगे समझ, ये था आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप तो ये बस नाम के लिखे हुए हैं, मेन तो स्टेप्स यही हैं कि फर्स्ट स्टेप तो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेनी है, 0 के इक्वल पुट कर देनी है। सेकंड स्टेप ये सिस्टम जो बना है ना इसको सोल्व कर लेना है और जो स्केलर्स है उनकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब वैल्यूज निकालने के लिए आपको एक्सरसाइज 4.2 में वैल्यूज निकालना सीख लिया था आपने, तो यहाँ से पॉसिबल केस ये बन सकते हैं, हो सकता है एक यूनिक सॉल्यूशन ये एग्जिस्ट कर रहा हो। सॉल्यूशन तो जरूर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 4.2 का क्वेश्चन आ गया, ये इज इक्वल टू 0 है, एक सॉल्यूशन तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है 0 सॉल्यूशन, ठीक है, तो 0 सॉल्यूशन तो है ही। अब अगर से अकेला 0 सॉल्यूशन बना इसका तो LI, और अगर एक कम से कम एक नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, एक करते तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके, ठीक है। और अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गए नॉन जीरो सॉल्यूशन तो फिर LD हो जाएंगे गिवन वेक्टर्स, ठीक है। ये था एक मेथड, और दूसरा मैंने अभी आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, जो भी वेक्टर्स हैं उनको कॉलम्स में लिख लेना है। जैसे यहाँ पर n भी हो सकते थे, है ना, उनको मैट्रिक्स बना लेनी है। और मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी कि जो ये फर्स्ट वेक्टर है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकंड जो वेक्टर है उसको सेकंड कॉलम में लिखो, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड वेक्टर गिवन है तो उसको थर्ड कॉलम में लिख लो, जितने भी वेक्टर्स हैं उनको कॉलम्स में लिखो और एक मैट्रिक्स बना लो। फिर मैट्रिक्स को आप रिड्यूस करो REF में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, कर सकते हो REF में कन्वर्ट। उसके बाद रैंक निकाल लो,
रैंक निकालना भी पता है, आरएफ में कन्वर्ट होने के बाद जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आई वो रैंक हो जाएगी गिवन मैट्रिक्स की, ठीक है। तो रैंक भी आ गई। रैंक आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देख लेना है कि जो रैंक आई है ए की वो नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब अगर n वेक्टर्स हैं, अगर ये n वेक्टर्स होते हैं आपके, जैसे यहाँ पर तो दो ही है x1 और x2, दो ही है ना, अगर n वेक्टर्स होते तो फिर कॉलम्स कितने आ जाते, n कॉलम्स होते, तो अगर रैंक आती n के इक्वल, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, तो जो गिवन वेक्टर्स थे आपके वो li हो जाते, और अगर लेस देन आती नंबर ऑफ कॉलम से रैंक तो ld हो जाते, ठीक है। ये दो वर्किंग रूल में ये दो मेथड है, आप किसी से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कर लेना, कोई डाउट आए तो बता।